हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 188 इज़ अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हम सेक्शन 188 को समझने से पहले हम मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी समझेंगे, ठीक है, जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 76 में बता रही है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनीज: फर्स्ट, अ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सनल और हिज रिलेटिव ऑफ द कंपनी। मीन्स कंपनी का जो डायरेक्टर है, कंपनी का KMP या फिर उनके रिलेटिव्स, वो कंपनी के लिए क्या रिलेटेड पार्टी है। अ फर्म इन विच अ डायरेक्टर मैनेजर और उनके रिलेटिव क्या है, इज़ अ पार्टनर है। मतलब एक फर्म जिसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर या फिर उनके रिलेटिव क्या है, एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं। या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है इन विच अ डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज़ अ मेंबर और अ डायरेक्टर। Public company in which more than 2% paid up capital is held by manager, director or relative of the company. A body corporate whose body managing director manager is accustomed to act in accordance with advice, directions and instructions of the director or manager of the company. Next, any person on whose advice, directions, instructions director manager is accustomed to act. लेकिन अगर ये डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिए जाते हैं तो इस केस में इसको एज अ रिलेटेड पार्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी कंपनी एज अ एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है अगर प्राइवेट कंपनी नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137, तो इस केस में ये प्राइवेट कंपनी एज ए रिलेटेड पार्टी कंसिडर नहीं की जाएगी। और लास्ट है कि अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब हमने देखा था कि हमने रिलेटेड पार्टी को तो बता दिया सेक्शन 2 क्लॉज 76 में, लेकिन हमने इसमें रिलेटिव वर्ड का भी यूज़ कर रखा था। तो अब रिलेटिव्स का मतलब क्या ये देखते हैं हम। सेक्शन 2 क्लॉज 77 में बता रखा है एक HUF के लिए उसके मेंबर ऑफ HUF सारे रिलेटिव्स हो गए, और एक इंडिविजुअल के केस में उसके स्पाउस हो गया, उसके फादर मदर और सन इंक्लूडिंग स्टेप फादर मदर सन, ठीक है। उसके बाद सन्स वाइफ होगी, डॉटर डॉटर हस्बैंड हो गया, उसके बाद ब्रदर और सिस्टर हो गए इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर सिस्टर। अब हमने रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव्स को देख लिया। अब हम सेक्शन 188 में आते हैं। तो सेक्शन 188 बोलता है कि कंपनी शैल नॉट गिव कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट टू एनी सच पर्सन हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द सेम। अब हम सेक्शन 188 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। तो सेक्शन 188 इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज वेदर इट इज़ अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज होता है तो उस केस में सेक्शन 188 इज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर गवर्नमेंट कंपनी हु टेक्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द CG और SD बिफोर एंटरिंग इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, तो इस केस में भी सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर अबो एग्जामिशन एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी which not committed default in filing of financial statement under section 137 और annual letter under section 92। मीन्स अगर गवर्नमेंट कंपनी को एग्जामिशन चाहिए तो उनको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न में। अब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स देखते हैं टू विच सेक्शन 188 इज एप्लीकेबल। मतलब ऐसे कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर सेक्शन 188 एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट है सेल परचेज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स, selling, disposing, buying property of any kind, leasing of property of any kind, availing or rendering of any services, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ अबो ट्रांजेक्शन्स। मतलब गुड्स और मटेरियल को सेल परचेस करने के लिए, प्रॉपर्टी को सेल और परचेस करने के लिए, प्रॉपर्टी को लीज करने के लिए या सर्विस रेंडर या फिर अवेल करने के लिए, इन ट्रांजेक्शन के लिए अगर हम किसी एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो फिर वो भी रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर भी। उसके बाद सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी। मीन्स हम रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं इन कंपनी में या फिर उसकी सब्सिडी कंपनी या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में। उसके बाद लास्ट है कि अंडर राइटिंग है ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए जिनके ऊपर 188 एप्लीकेबल होगा। अब इन ट्रांजेक्शन्स में एंटर करने के लिए, मतलब आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करना है तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अंडर रूल 15 में होते हैं।
तो वो बोलता है कि आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है, एज वेल एज आपको बीओडी का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ओनली बीओडी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चलेगा, जिसको भी आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेना है। बट इसके एक्सेप्शंस हैं कि मतलब एक्सेप्शन ये है कि फॉलोइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट की ट्रांजेक्शन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करते हो एंड एट आर्म लेंथ प्राइस करते हो एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन करते हो। अगर आपने एट आर्म लेंथ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया लेकिन अगर आपने आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं किया तो फिर उसके लिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। उसका दूसरा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय होल्डिंग कंपनी विद इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी होल्ली ओन्ड सब्सिडी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती है तो उस केस में भी उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब हम रूल 15 देखते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन। तो रूल 15 बोलता है कि फर्स्ट, अगर सेल परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स कर रहे हो, ट्रांजेक्शन या डायरेक्टली कर रहे हो या फिर थ्रू एजेंट कर रहे हो, इफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड्स हो जाता है लोअर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर से एक्सीड हो जाता है तो उसके साथ आपको जनरेटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन रिक्वायर होगा। या फिर आप प्रॉपर्टी सेल परचेज डिस्पोज करते हो तो उस केस में अगर आपका वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 10% ऑफ द नेटवर्थ और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर से एक्सीड्स करता है तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन चाहिएगा। और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो 10% ऑफ नेटवर्थ और 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर से एक्सीड्स होता है वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन तो आपको जनरेटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। या फिर आप अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हो जो 10% ऑफ टर्नओवर और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से एक्सीड्स करता है तो आपको जनरेटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन लेना है। इन एक तो अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, उसके बाद प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो या फिर सेल ऑफ गुड्स और मटेरियल कर रहे हो, उसमें आप खुद डायरेक्टली कर रहे हो या फिर थ्रू एजेंट कर रहे हो तो दोनों के केस में आपको जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन चाहिए। फिफ्थ है कि ट्रांजेक्शन एंटर इनटू एज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी पर्सन और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट अगर मंथली रेम्यूनरेशन एक्सीड्स करता है 2.5 लाख से देन जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। 6 बोलता है कि ट्रांजेक्शन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिम्यूनरेशन फॉर अंडरराइटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द एनी सिक्योरिटीज अगर एक्सीड्स कर जाता है 1% ऑफ द नेटवर्थ देन जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हम देखते हैं कि हमने जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन तो चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन नो वोटिंग बाय अ रिलेटेड मेंबर मीन्स अ मेंबर हु इज रिलेटेड पार्टी शेल नॉट वोट ऑन रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विच मे एंटर इनटू बाय द कंपनी। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि इफ़ 90% और मोर मेंबर इन नंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी। और दूसरा एक्सेप्शन है कि मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी परमिटेड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी। मतलब जो प्राइवेट कंपनी का मेंबर है भले वो रिलेटिव हो रिलेटेड पार्टी हो तो भी वो जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन के लिए जो उसका वोट है वो कर सकता है। यूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और शेयर होल्डर्स। तो बोलता है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट एंटर विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन एंड नो रेटिफिकेशन बाय बोर्ड और शेयर होल्डर्स विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन उस केस में क्या हो सकता है कि बोर्ड या फिर शेयर होल्डर्स के ऑप्शंस पर वो वॉइडेबल हो सकता है, ट्रांजेक्शन एज अ वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी में proceeds to recover loss in contravention of provision of these sections against director or employee who enter into contract in contravention of the section 188 for recovery of any loss by result of such contract। मीन्स अगर कंपनी होती है उसको अगर एम्प्लॉय और डायरेक्टर के इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ लॉस हुआ है तो कंपनी उन डायरेक्टर और उन एम्प्लॉय से रिकवर कर सकती है। अब सेक्शन 188 का कॉन्ट्रावेंशन करने पर पेनल्टी क्या है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर और एम्प्लॉय तो उस केस में उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है डिफॉल्टिंग डायरेक्टर और एम्प्लॉय को अप टू 1 ईयर और फाइन हो सकती है 25,000 टू 5 लाख, मिनिमम फाइन 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख और बोथ भी हो सकता है। और अदर कंपनी के केस में डायरेक्टर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर और एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उन्हें 25,000 टू 5 लाख की फाइन हो सकती है। लास्ट है कि डिस्क्लोजर of related party in board's reports। तो every related party transactions under section 188 mentioned in the board's reports along with justification आपको mention करना है। एक है कि MCA ने क्लेरिफाइड किया था कि ट्रांजेक्शन्स आउट ऑफ
compromise arrangements and amalgamation dealt with under specific provision of the Companies Act 2013 will not be attract section 188, क्योंकि इनके लिए अलग से कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दे रखे हैं, तो फिर इस केस में सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। एक लास्ट और है कि अगर डायरेक्टर कन्विक्टेड होता है अंडर सेक्शन 188 विल बी डिसक्वालिफाइड फॉर 5 years अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी एंड लीड टू वेकेशन ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 167।